हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पे स्वस्थ हैं और व्यस्त भी हैं, है ना। अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई में लगे हुए। क्लास 10th एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बेटा आपके कैरियर की। और अभी एक दिन पहले ही आपने सुन लिया होगा, मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू भी पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसका दिया था न्यूज़ का, कि CBSE ने अब आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए 21-22 के लिए बोर्ड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें चेंज किया है ना। अब नेक्स्ट ईयर से अब आपके एग्ज़ाम ईयरली ना होके हाफ ईयरली, या फिर ये कहें कि भाई 2 टर्म्स में होंगे। फर्स्ट टर्म में आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा कंप्लीट, 50% सिलेबस कवर होगा उसमें, आधा सिलेबस आपका नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। और उसके बाद 50% सिलेबस आपका अप्रैल या मार्च महीने में सब्जेक्टिव मोड में होगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। चलिए, तो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करें आगे। इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस आपकी बच गई थी उनको डिस्कस करूंगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस है और काफ़ी काम आते हैं आगे, है ना। इसके बाद कंबशन रिएक्शंस क्या होते हैं, उसमें कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, नॉन कंबस्टेबल, फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लेम क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लेम, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जब जलते हैं, तो कुछ विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिर रेंसिडिटी एक छोटा सा टॉपिक और रहता है। तो कुल मिला के ये हमारा बचता है इस चैप्टर का, वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करें। क्लास 10th और फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका, वैसे तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस आपको पता है, जिन रिएक्शंस में हम 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करें और यदि वहाँ पे छोटे छोटे PPT बन जाते हैं तो उनको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि वहाँ पे एसिड और बेस को जब मिक्स करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। द रिएक्शंस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। देखो, इन दोनों को कंबाइन रूप से ऑक्सीडेशन से ऑक्स, ठीक है, और रिडक्शन से रेड, तो इसको एक रेडॉक्स रिएक्शन क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस भी इनको बोलते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा इसको, पहले एक बार इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं ये भी डिस्कस करेंगे हम। तो इसलिए इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, पूरा देखें एंड तक, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। और नोटबुक लेके बैठे बेटा साथ, नोटबुक पेन, और नोट कर लें साथ साथ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन लिया और देख लिया। और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात भाई कहना पड़ेगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अभी तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बटन जो ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी 10th क्लास का वीडियो आपके लिए आए तो सबसे पहले आपको सूचना मिले, है ना। और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, जो बच्चे आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, नॉन जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें और उनको बोलें कि भाई केमिस्ट्री आप यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये मेरा पूरा आप लोगों को प्रॉमिस है कि जिस बच्चे ने मुझे कमेंट किया कमेंट सेक्शन में कि सर ये प्रॉब्लम है, ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको, आंसर ज़रूर मिलेगा। मे भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग चैट सेक्शन में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें। कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ और एक्स्ट्रा कोई चीज़ पूछनी है, कुछ ऐसा हो कि जो कोई टॉपिक आपके दिमाग में आए और जो मैंने नहीं बताया हो, तो कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन, अभी सबसे पहले हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पुराना जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी आप लोग 10th क्लास में हैं, 11th-12th क्लास में जब चलते हैं, 11th क्लास में आगे फर्दर केमिस्ट्री में, तो इसके कई और मेथड्स भी आते हैं ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने के, वो लास्ट में एक बार मैं आपको बता दूंगा। बट फिलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जब बात आती है तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन तो खुद उसमें है ही, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। तो ये इस तरह के जो एलिमेंट है ना, ये वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं अपनी तरफ।
इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं जब वो बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड के अंदर ये बेईमानी करते हैं, मतलब है ना, इनका दिमाग ठीक नहीं होता है। पहले तो बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, है ना, कोवलेंट बॉन्ड आपस में अच्छी अच्छी बातें करके, और फिर उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो HCl की बात करें तो HCl में इस यहाँ बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रखे हैं, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। हालांकि डिटेल में हम आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल हो गया, पोल बन गए, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, ये इसकी वजह से हुआ, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये मैंने बता दिया, इनको याद रखना, या ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ और भी, लेकिन मेन यही है, ठीक है भी। या फिर ऑक्सीजन का एडिशन किसी भी कंपाउंड में क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू एनी कंपाउंड और एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। या फिर एक और तरीका भी है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। इसमें मेटल्स आ जाते हैं, मेनली मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम है, कैल्शियम वगैरह, जो इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं, समझ रहे हो। एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है भी। समझ में आता है डेफिनेशन, समझ रहे हैं आराम से, इसको नोट डाउन कर लेना। ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे कैल्शियम है हमारे पास, इसके साथ हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा, कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है भी। इसी तरह से हम जैसे और एग्जांपल दिखा सकते हैं कि भाई HCl, 2 HCl है हमारे पास, और इसको डिकम्पोज करें तो क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो इस HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसके अंदर से हाइड्रोजन अलग हुआ है, समझ रहे हो। और बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में मिलेंगे, तो आप लोग उनको डिस्कस करें, स्टडी करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसी के अंदर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ऑक्सीडेशन हो गया, फिर बात करते हैं रिडक्शन की। किसकी बेटा, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह पे आप कर दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू एनी कंपाउंड और एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, समझ रहे हो। इतना ही चेंज करना है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन कर दो, ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव अब इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या आते हैं हमारे, फिर वही ऊपर जो मैंने बताया था, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, इस तरह के एलिमेंट्स इज कॉल्ड रिडक्शन। उसको हम क्या कह देंगे, रिडक्शन कह देंगे। डेफिनेशन समझ में आ गया होगा सभी को। हाइड्रोजन ऐड होना या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, या फिर किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन या किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना रिडक्शन कहलाता है, ठीक है बेटा। इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे बन रहा है आपका वाटर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें रिडक्शन हो रहा है। इसके अलावा जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसमें यदि हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन निकल के वाटर बन गया। तो क्या हुआ, इधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हुआ है, क्या हुआ यहाँ से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका मतलब ये रिडक्शन है। तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको बुक में मिलेंगे, इसको ध्यान से समझना अच्छे से कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। चलो अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। बहुत आसान है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लें तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कंपाउंड जो किसी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है या उसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है। द सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स which helps in the oxidation of any other substance। किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में जो मदद करते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहेंगे सिंपली, ठीक है। इसका मतलब जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो जो ऑक्सीजन देगा, जो ऑक्सीजन छोड़ेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। समझ रहे हो। जैसे हम लिखें यहाँ पे कि भी 4Fe प्लस ऑक्सीजन, उससे बन रहा है आपका Fe2O3, 2Fe2O3, तो ये हो गया 6, यहाँ पे 3 लगा दो, ये बैलेंस्ड हो गया। तो यहाँ पे आयरन को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। समझ रहे हो बात, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, आयरन का। इसी तरह से कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं। KMnO4 है हमारा, पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4 है, K2Cr2O7, तो ये एक्वस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्यों भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है ये, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बिकॉज दे जनरेट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जैसे ही जुड़ेगा तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, जो हाइड्रोजन ले रहा है, कहीं से हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। फिर रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे हम, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात होगी। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन में हेल्प करे, सीधी सी बात है, विच हेल्प्स इन, सिंपल, सबसे सिंपल बोलो तो विच हेल्प्स इन रिडक्शन बाय गिविंग हाइड्रोजन या बाय रिमूविंग ऑक्सीजन, बाय गिविंग हाइड्रोजन और बाय रिमूविंग ऑक्सीजन। समझ रहे, उसको हम क्या कह देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कह देंगे। तो यहाँ पे जैसे कॉपर ऑक्साइड अभी हमने एग्जांपल लिया था, उसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन हट गया और वाटर बन गया। तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा दिया। समझ रहे हो, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा दिया, तो यहाँ पे ये इसने कॉपर ऑक्साइड को क्या कर दिया भाई, रिड्यूस कर दिया। समझ गए। या एक और एग्जांपल, जैसे SnCl2 की रिएक्शन हम FeCl3 के साथ करवाएं, FeCl3, तो आप यहाँ पे ले लो 2 FeCl3, ठीक है। इसमें क्या होता है, SnCl2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बन जाएगा SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इधर आपके पास बच जाएगा 2 FeCl2। ये फेरिक था, फेरिक क्लोराइड, जहाँ पे आयरन जो है वो Fe3 पॉजिटिव स्टेट में है। ये बन गया फेरस क्लोराइड, जहाँ पे आयरन 2 पॉजिटिव स्टेट में है,
तो यहाँ पे आयरन का क्या हो गया भाई, रिडक्शन हो गया, आयरन का क्या हो गया, रिडक्शन, समझ रहे हो। तो FeCl3 में से SnCl2 ने क्या किया, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हटा लिए ना, यहाँ से देखो एक Fe के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और इधर एक Fe के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसने क्या किया, क्लोरीन एटम हटाए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना क्या होता है, रिडक्शन होता है, समझ रहे हो बात। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ, सभी को समझ में आ गया। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, इसको अच्छे से समझ के और याद कर लेना है भाई आपको, ठीक है भाई। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस कभी भी अकेले नहीं होते, मतलब अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन नहीं होगा, ज़रूर एक ऑक्सीडाइज होगा तब दूसरा रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, हमेशा एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, दे गोज़ इन हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलेंगे, अकेले अकेले ये नहीं चल सकते। जैसे हम लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इधर आपके पास कॉपर प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हो क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनना, ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ध्यान से देखना, रिडक्शन हो रहा है, ये क्या है, रिडक्शन है ना। हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है भाई। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को निकाल रहा है कॉपर ऑक्साइड में से, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड खुद ऑक्सीजन छोड़ रहा है, हाइड्रोजन को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात। तो हर रिएक्शन में जहाँ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, वहाँ आप देखेंगे कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा उसके साथ साथ रिड्यूस होगा, दोनों एक साथ चलें, कभी भी अकेला अकेला नहीं होता। इसीलिए ऐसी रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, मैंने कहा था ना, रेड ऑक्स, रिडक्शन से रेड और ऑक्सीडेशन से ऑक्स, रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस किन को कहते हैं, द रिएक्शंस इन विच, द रिएक्शंस in which both oxidation and reduction takes place, reduction takes place together या साइमल्टेनियसली, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे। एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने आपको, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, अब आप इनको अच्छे से समझ के कर सकते हैं। क्लियर है भी। कोई और आपकी जो भी बुक आप फॉलो करें उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, तो कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल्स ज़रूर करें, लेकिन जितने ज़्यादा एग्जांपल्स को आप जैसे एग्जांपल नोटबुक में लिखें, बुक को बंद कर दें, फिर वहाँ पे खुद देखें, अपने आप से उसमें बना के देखें कि भाई which species is undergoing oxidation and which species is undergoing reduction process, और which one is oxidizing agent and which one is reducing agent। वो आप खुद से जब चेक करेंगे वहाँ पे, देन आप समझ पाएंगे उसको अच्छे से, क्लियरली अंडरस्टूड कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंबशन रिएक्शंस क्या डिस्कस करेंगे बेटा, कंबशन रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शंस, या इसको बर्निंग भी बोल देते हैं, मतलब जलना, आग लगना ना। तो कंबशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनी सब्सटेंस reacts with oxygen to produce heat and light energy is called combustion। is called combustion, ठीक है भाई। उस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन कहेंगे
या फिर इसको फास्ट ऑक्सीडेशन कंबशन रिएक्शन और फास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फास्ट ऑक्सीडेशन क्योंकि बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन वहाँ पे कंबाइन होता है, तो इसको हम फास्ट ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा कंबशन रिएक्शन का। ठीक है, क्लियर, सभी को समझ में आता है बेटा। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, और भी एग्जांपल्स आप देना चाहो तो दे सकते हो। जैसे मीथेन, आप LPG गैस के अंदर मीथेन का कंबशन दिखाते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस इधर आप दिखा देंगे 2H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। इधर 2, ये 2 कर दो इधर, तो बैलेंस हो गया। इधर भी वही चीज़ है, हीट प्रोड्यूस होता है साथ में, प्लस लाइट भी प्रोड्यूस होती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं होती कहीं भी, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कंडीशंस फॉर कंबशन की, कब कोई सब्सटेंस जलता है, तो सबसे पहली कंडीशंस फॉर कंबशन, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन हम दे सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस है जिसका कंबशन हम कर रहे हैं वो कंबस्टिबल होना चाहिए। कंबस्टिबल सब्सटेंस, चलो इसको मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब क्या है बेटा, कि द सब्सटेंस शुड बी ऑफ सच नेचर दैट इट कैचेस फायर, है ना, कि वो जले। नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेज यदि होंगे, जैसे कंबस्टेबल का मतलब हमारा कार्बन, कोयला हो गया, वुड है, पेपर है ना, और कोई भी दूसरा सब्सटेंस, फ्यूल, कैरोसिन है, मिट्टी तेल हमारा, या डीजल, पेट्रोल, इस तरह के सब्सटेंसेज, LPG वगैरह, CNG वगैरह, ये कंबस्टेबल सब्सटेंसेज हैं। इनका नेचर है कि वो जलते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फास्ट ऑक्सीडेशन करते हैं। इस इंस्टेड ऑफ दीज सब्सटेंसेज यदि हम स्टोन ले लें, स्टोन, पत्थर का टुकड़ा ले लिया जाए, ग्लास ले लें, है ना, तो इस तरह के सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो नॉन कंबस्टेबल, उनका नेचर ही नहीं है, उनका स्वभाव ही नहीं है जलने का, तो द सब्सटेंस मस्ट बी कंबस्टेबल सब्सटेंस, पहली कंडीशन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। सेकंड वन हम क्या बता सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट कंडीशन यदि फुलफिल हो भी रही है कि सब्सटेंस जलने लायक है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, कि सब्सटेंस कैसा है, वो जलने लायक है, मतलब उसका नेचर है जलने का, तो जलने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जलता रहेगा, हम तो मस्त रहें, वो चीज़ नहीं बेटा। मैं मजाक की बात है कि वो एक अलग बात है, यहाँ हम कंबशन की बात कर रहे हैं। जलने का मतलब कि वो जलने वाली प्रॉपर्टी रखता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन कैन नॉट टेक प्लेस, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना, ऑक्सीजन की एब्सेंस में आग नहीं जल सकती, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। आग जलने का मतलब, कंबशन का मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो ऑक्सीडेशन बिना ऑक्सीजन के कभी नहीं होता, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नो कंबशन विल बी देयर। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर, नोट डाउन कर लेना पॉज करके बाद में, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच या अबोव विच ए सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग। कम से कम वो तापमान, टेम्परेचर वहाँ तक उसको हीट किया जाए, उसके बाद जाके वो जलना शुरू करेगा। जैसे आप हम माचिस की तिल्ली लगाते हैं किसी भी सब्सटेंस, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई तिल्ली मैट स्टिक जलाया और उसके एक बार बस टच करते ही वहाँ ले गए और वो जल गया, ऐसा तो नहीं होता ना। कुछ सब्सटेंसेस का इग्निशन पॉइंट बहुत कम होता है, जैसे LPG है, उसको जस्ट आप लाइटर से इग्नाइट करते हैं, एकदम से जल जाता है। लकड़ी जला के देखो आप चूल्हे में, घर में नॉर्मल जो ट्रेडिशनल चूल्हे होते हैं उसमें जब आग लगाते हैं तो काफ़ी देर तक हमें उसको तिल्ली उसके नीचे रखनी पड़ती है, मैट स्टिक को ना गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो जलना शुरू होता है सब्सटेंसेस, कोई लकड़ी वगैरह है, पेपर वगैरह। तो सभी सब्सटेंसेस का इग्निशन पॉइंट अलग अलग होता है। पेट्रोल का बहुत कम है तो बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें अलग अलग सब्सटेंसेस को उनके इग्निशन पॉइंट तक हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो लोग क्या करते हैं, हीट पकड़ते हैं। अलग अलग पॉइंट होता है उनका। तो ठीक है बेटा, ये कुछ मेन पॉइंट थे
कम्बस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर उनका कम होना चाहिए, जल्दी से आग पकड़ ले, ऐसा फ्यूल अच्छा फ्यूल माना जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर इसमें व्हीकल्स वगैरह में तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। यदि पेट्रोल डीजल का भी इग्निशन पॉइंट हाई हो तो फिर लगे रहो वहाँ पे तिल्ली जला जला के उनको दिखाते रहो या कुछ और दूसरे तरीके से, तो वो जस्ट स्पार्क तो हल्की से स्पार्क मिलते ही वो जल जाते हैं, तो इग्निशन पॉइंट उनका कम होता है। तो ये चीज़ है। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, फ्लेम। व्हाट इज़ फ्लेम? फ्लेम क्या होता है? व्हाट इज़ फ्लेम? फ्लेम किसे कहते हैं? ई और लगेगा बेटा, ध्यान नहीं रहा। व्हाट इज़ फ्लेम? चलो बताओ, व्हाट इज़ फ्लेम? फ्लेम किसे कहते हैं? तो फ्लेम इज़ ए जोन, जैसे हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं, कोई भी सब्सटेंस हमारा जब वो इग्नाइट होता है, जलना शुरू करता है, तो आप देखते हैं इस तरह से एक रीजन बनता है जहाँ पे हमें लाइट और वो दिखता है जलता हुआ, तो हम उसको कह सकते हैं कि फ्लेम इज़ ए जोन इन विच केमिकल कंबशन बिटवीन गैस टेक्स प्लेस। केमिकल कंबशन बिटवीन गैसेस टेक प्लेस। ए जोन मतलब रीजन भी कह सकते हैं, ए रीजन इन विच केमिकल रिएक्शन, इन विच केमिकल कंबशन, केमिकल रिएक्शन या ऑक्सीडेशन, आप उसको रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन कह सकते हैं इसको हम, ऑक्सीडेशन ऑफ gases, chemical oxidation of gases takes place with evolution of heat and light। ध्यान रखना है आपको, ये हीट और लाइट, समझ रहे हो? तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे गैसेस क्या होता है, जो फ्लेम होता है। देखो जैसे हम लकड़ी को भी जला रहे हैं ना, मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपको, जब हम व्हेन वी आर बर्निंग द वुड, तब भी गैसेस ही वहाँ पे ऑक्सीडाइज होती हैं आपस में। वुड जो है वहाँ से कुछ ऐसे वोलेटाइल सब्सटेंसेज उसमें होते हैं, जब वो हीट होता है तो वहाँ से कुछ गैसेस सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं और वो थोड़ा सा ऊपर निकलेंगे, क्योंकि गैसेस हल्के होते हैं तो ऊपर निकल के और फिर उनमें रिएक्शन होती है, जहाँ पे जो हमारा मेन सब्सटेंस है वुड है, तो उससे ऊपर थोड़ा ऊपर आके वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो तब हमें वहाँ पे वो फ्लेम टाइप का बनता हुआ दिखता है। ठीक है, तो आप इसमें एक दो तरीका और भी है। फ्लेम कंसिस्ट्स एसेंशियली ए मास ऑफ इंटेंसली इग्नाइटेड गैसेस मैटर। मतलब फ्लेम क्या है? एक इंटेंस मास ऑफ इंटेंसली इग्नाइटेड, थोड़ा सा जो सब्सटेंस से गैसेस निकल रहे हैं और वो गैसेस बहुत तेज़ी से जल रहे हैं, उस मास को हम फ्लेम कह सकते हैं। तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गैसेस का आपस में रिएक्ट करके और जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ से लाइट और हीट प्रोड्यूस होते हैं, उस जगह को हम फ्लेम कह देते हैं। ठीक है बेटा, अब बात ये आती है कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है। गैसेज में तो फ्लेम बनेगी, लिक्विड्स में भी फ्लेम बनती है कुछ में, और कुछ सॉलिड्स में भी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, लेकिन कुछ सॉलिड्स में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे कोयला आपने देखा होगा, कोल जब कंबशन होता है, कोल का कंबशन, तो उसमें फ्लेम्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इसका मतलब उसके अंदर ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो गैसेज में कन्वर्ट होता है, तो ये विदाउट फ्लेम कंबशन शो करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हीट प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस नहीं होगा। कोल का जब कंबशन करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो जैसे आप एक समझने के लिए एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कैंडल है, ठीक है, कैंडल को जब हम बर्न करते हैं, इसको इग्नाइट करते हैं, तो क्या होता है, फिर इसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है इस तरह से। तो वहाँ पे जैसे आप इसको जलाते हैं तो ये जो वैक्स है यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में जो मोम है, यहाँ पे जो वैक्स है वो मेल्ट होता है, ठीक है भाई, और उसमें जो धागा हमने लगाया हुआ है, तो वैक्स धीरे धीरे, उसको विक बोलते हैं ना, तो उस धागे से, उस बत्ती से वो लिक्विड वैक्स ऊपर जाता है और ऊपर वाले हिस्से में फिर वो जलेगा, यहाँ जाके वो जलेगा, मतलब हीट होके गैसेस वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और वो वेपर्स उसके फिर आसपास फैल जाते हैं ना, वो वेपर्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और वहाँ जाके फिर वो जलेंगे। तो इसका मतलब ये इस हिस्से में फिर फ्लेम बन जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को ध्यान से? सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्ट होता है हीटिंग करने से, हम साइड से जब उसको हीट करते हैं तो
इग्नाइट करते समय, वो लिक्विड विक के थ्रू जो बत्ती हम उसमें लगा रखी है उसके थ्रू ऊपर जाएगा, वहाँ से फिर वो जब बत्ती जब जलती है तो वेपर्स में कन्वर्ट होके डिफ्यूज़ होगा आसपास, और आसपास ही जलेगा क्योंकि ज़्यादा दूर तक वो नहीं जा पाएगा, आसपास ऑक्सीजन है एयर की, तो उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। ये जो येलो फ्लेम है, ये कैसी फ्लेम आती है? येलो फ्लेम। येलो फ्लेम का मतलब है कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। कैसा? इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन। यदि कंप्लीट कंबशन होता है तो ब्लू फ्लेम आती है। जैसे आप एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी गैस जब जलाते हैं घर में, जो गैस स्टोव होता है उस पर, तो उस पर आप देखते हो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है, तो उसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन ठीक से उसके साथ मिलके और कंप्लीटली बर्न हो रहा है। येलो फ्लेम आने का रीज़न है कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, और उसमें जो कार्बन है, कार्बन पार्टिकल्स हैं, वो वहाँ पे इनकंडेंसेट हो जाते हैं या वो वहाँ पे बर्न हो रहे हैं, उसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। ध्यान रखना है, ठीक है। पूछ सकते हैं कि भाई फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसमें, तो आप बता सकते हो ल्यूमिनस सब्सटेंसेस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटा? ल्यूमिनस, इधर लिख लेते हैं इसको, हम इधर लिखता हूँ, उधर थोड़ा मुझे दूर पड़ रहा है। ल्यूमिनस सब्सटेंसेस, तो ल्यूमिनस का मतलब द सब्सटेंसेस विच बर्न विद फ्लेम, बर्न विद फ्लेम, ठीक है। जो फ्लेम के साथ जलते हैं उनको ल्यूमिनस कहेंगे। जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं साथ में, विच गिव्स लाइट अलोंग विद हीट, लाइट अलोंग विद